हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन का पार्ट थर्ड, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्वेंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइज़र एंड वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्वेंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइज़र होता क्या है। देखिए, स्वेंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइज़र एक रेक्टेंगुलर टाइप का यू शेप क्रिस्टलाइज़र होता है। इसके अंदर हमारा एक ट्रफ प्रेजेंट रहता है, जिसकी विड्थ मतलब चौड़ाई 0.6 मीटर और उसकी लेंथ मतलब लंबाई 3 to 6 मीटर रहती है। और उसी ट्रफ के अंदर हमारा एक स्पाइरल एजिटेटर फिक्स रहता है, जो कि 7 RPM मतलब 7 राउंड पर मिनट की स्पीड से रोटेट करता है। इतना ही नहीं, इसमें लगे स्पाइरल एजिटेटर का काम होता है सॉल्यूशन को मिक्सिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना और साथ ही साथ उसे प्रिवेंट करना कूलिंग सरफेस पे जमने से। उसके बाद इस क्रिस्टलाइज़र में एक फ़ीड इनलेट रखा जाता है, जहाँ से हम अपने फ़ीड सॉल्यूशन को इसके अंदर एंटर कराते हैं, और दूसरी तरफ से इसका एक फ़ीड आउटलेट रखा जाता है, जहाँ से हमें प्रोडक्ट बनकर हमें मिलता है। तो यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार पॉइंट्स में कन्वर्ट करके हम देख लेते हैं, और मैं आपको सब एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो, हमने अपने पूरे आंसर को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया है। मैं आपको इसको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, स्वेंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइज़र इज़ लॉन्ग ओपन रेक्टेंगुलर टाइप यू शेप क्रिस्टलाइज़र। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्वेंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइज़र एक रेक्टेंगुलर टाइप का यू शेप क्रिस्टलाइज़र होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रव ऑफ विथ 0.6 मीटर एंड लेंथ 3 to 6 मीटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ट्रफ प्रेजेंट रहता है, जिसकी विथ 0.6 मीटर एंड लेंथ 3 to 6 मीटर रहती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, अ स्पायरल एजिटेटर इज ऑल्सो फिक्स्ड इन द ट्रव विच रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ 7 RPM मतलब राउंड पर मिनट। मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर ट्रफ के अंदर एक स्पायरल एजिटेटर फिक्स रहता है, जो कि रोटेट करता है 7 RPM। 7 RPM मतलब 7 राउंड पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, अ फीड इनलेट इज प्रोवाइडेड एट वन एंड एंड द फीड आउटलेट इज ऑन द अनदर एंड। मैंने आपको बताया था कि इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर एक फीड एंड एक तरफ होता है, और एक फीड इनलेट दूसरी साइड होता है। मतलब जहाँ से हम फीड को एंटर कराते हैं उसे फीड इनलेट बोला जाता है। वो वन साइड पर उसके प्रोवाइड होता है, और एक जहाँ से हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं वो उसे फीड आउटलेट बोलते हैं, जो कि अनदर एंड पर होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका ये पॉइंट है, the function of spiral agitator is to provide mixing effect to the solution, and also it helps in prevent accumulation of crystals over the surface। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इतना ही नहीं, स्पायरल एजिटेटर का काम जो होता है इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर सॉल्यूशन को मिक्सिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ उसे प्रिवेंट करना सॉल्यूशन को कूलिंग सरफेस पर इकट्ठा होने से, मतलब उसे जमने से प्रिवेंट करना। ठीक, समझ में आ गया आपके? इतना पूरा क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इसके डायग्राम पर, और डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से इसको क्लियर करके समझते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम डायग्राम पर आ चुके हैं। ये रहा आपका स्वेंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइज़र। ठीक, तो आप इसे ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए। मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये जो है यू शेप मतलब इस टाइप का, अगर आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू इसका यू शेप मतलब ये रहा आप इसका साइड व्यू। ये जो साइड व्यू है इसका, वो इधर की साइड से इसका लिया गया है। ये यू शेप बनती है पूरी इसकी तरफ, इस नीचे की तरफ होती हुई। तो ये यू शेप क्रिस्टलाइज़र, इसलिए इसे यू शेप क्रिस्टलाइज़र कहा जाता है।
इसके अंदर ये आपका पूरा स्पाइरल एजिटेटर लगा हुआ है। जिस एजिटेटर की मैं बात कर रहा था कि इस एजिटेटर का काम क्या होता है, मिक्सिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना सॉल्यूशन को, साथ ही साथ उसे प्रिवेंट करना सॉल्यूशन को एक्यूमुलेट होने से, किस पर, कूलिंग सरफेस पर। ठीक है, ये आपका फीड इनलेट रखा जाता है इधर की साइड, यहाँ से फीड अंदर जाता है। ठीक है, और ये आपका रहा आउटलेट। जैसे मैंने बोला था कि एक साइड से इसका फीड इनलेट होता है और दूसरी तरफ से फीड आउटलेट होता है। ठीक है, फीड आउटलेट मतलब जहाँ से हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, क्रिस्टल प्रोडक्ट जहाँ से हमें ऑब्टेन हो रहा है वो, और ये आपका फीड इनलेट है जहाँ से हम फीड को एंटर करा रहे हैं। उसके बाद ये इसके आउटर, बिल्कुल आउटर सरफेस पर ये जो चीज़ है, ये इस जैकेट है, इसको बोलते हैं हम जैकेट। इस जैकेट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे क्रिस्टलाइज़र के अंदर, क्योंकि इसी जैकेट के अंदर हम एक कूलिंग वाटर को एंटर कराते हैं, जो इस पूरे क्रिस्टलाइज़र के सॉल्यूशन से कांटेक्ट में आके उसकी हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब उसकी हॉट हीट को मतलब अपने अंदर ले लेता है, और जिससे पानी गर्म हो जाता है और अपने कूलिंग हीट को उसको दे देता है सॉल्यूशन को, तो उससे वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है और वाटर गर्म हो जाता है। इससे हमारे क्रिस्टल्स फॉर्म होना उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये रहा आपका ट्रब, और बस यही पूरा इसका पूरा डायग्राम रहता है स्वेंसन वोल्कर क्रिस्टलाइज़र का। और ये आप देख सकते हैं पूरा, ये इसका साइड व्यू वगैरह हो गया। इधर से अगर हम देखेंगे इसको तो ये साइड व्यू हो गया इसका। तो जो भी वर्किंग आपने इसमें पूरी अब तक समझी है, उसको मैं आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके एक बार लिख कर दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से उसको एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर वर्किंग पर आ चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्टली द सॉलिड सॉल्यूशन इज़ फैड इनटू द ट्रब फ्रॉम वन एंड फ्लो स्लोली टुवर्ड्स द अनदर एंड। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था डायग्राम में, जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक साइड पे मतलब टॉप राइट हैंड साइड पे एक फीड इनलेट दे रखा था। वहाँ से हमें उस फीड सॉलिड सॉल्यूशन को क्या कराना पड़ता है, एंटर कराना पड़ता है ट्रब के अंदर। ठीक है, और फ्रॉम वन एंड फ्लो स्लोली टुवर्ड्स द अनदर एंड। उसके बाद वो सॉल्यूशन हमारा उस एंड से दूसरी एंड की तरफ जाता है, दूसरी एंड की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देन द कोल्ड वाटर इज़ फैड इनटू द जैकेट। जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको जो जैकेट दिखाई थी, और मैंने बताया था कि इस जैकेट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे क्रिस्टलाइज़र के अंदर। तो मैंने बोला था आपको कि उस जैकेट के अंदर कोल्ड वाटर को हम फ्लो कराते हैं, तो वही बात यहाँ पर आ गई है। कोल्ड वाटर को हम उस जैकेट के अंदर क्या कराएंगे, फैट कराएंगे, मतलब उसको इनलेट कराएंगे कोल्ड वाटर को। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, आफ्टर फ्लोइंग कोल्ड वाटर फ्रॉम द जैकेट एंड सॉल्यूशन फ्रॉम द टब, द एक्सचेंज ऑफ हीट विल टेक प्लेस between these two, and the solution will acquire the heat of water, the water will acquire the heat of solution। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि उस जैकेट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरे ओवरऑल क्रिस्टलाइज़र के अंदर। जैसे जब आप उस जैकेट के अंदर कोल्ड वाटर को फ्लो कराते हो, तो और क्या होता है कि जो आपका टब है, उस टब के अंदर जो आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वो सॉल्यूट सॉल्यूशन हॉट होता है। तो उसकी जो हॉट हीट जो होती है, वो कोल्ड वाटर जो होता है आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों। ये दोनों आपस में अपनी हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वाटर जो होता है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जो हमारा सॉल्यूशन रहता है वो हमारा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण ही उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इन दिस वे द सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड एंड क्रिस्टल्स स्टार्ट फॉर्मिंग। ठीक वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि हीट एनर्जी को एक्सचेंज करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है टब के अंदर, वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है और उसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो, हम इसके स्वेंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइज़र के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर आ चुके हैं। एडवांटेजेस का सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो इट डज़ नॉट रिक्वायर हाई लेबर कॉस्ट। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें हाई लेबर कॉस्ट नहीं लगती। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र में, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था ये कि उसमें हाई लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। लेकिन इसमें
ये इसका एडवांटेज है, ये इसकी खास बात है कि इसमें हाई लेबर कॉस्ट रिक्वायर नहीं होती। अगला पॉइंट है, इट ऑल्सो सेव्स लॉट ऑफ फ्लोर स्पेस ड्यू टू इट्स स्मॉल शेप एंड साइज़। ये इसका स्मॉल शेप और साइज़ होने के कारण ये बहुत ज़्यादा आपके फ्लोर स्पेस को बचा ले रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसका एडवांटेज है, मटेरियल प्रोसेसिंग इज़ गुड। इसकी जो मटेरियल प्रोसेसिंग की जो वो होती है वो बहुत अच्छी होती है, गुड होती है। उसके बाद आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। तो उसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है हार्ड टू क्लीन। इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी का काम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है नॉट एज मच एज फ्लेक्सिबल एज वी नीड फॉर क्रिस्टल्स फॉर्मेशन। मतलब ये उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता जितना कि एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र होता है हमारा क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्वेंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइज़र कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र पर। तो सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र आखिर होता क्या है। तो वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और एडवांस फॉर्म है क्रिस्टलाइज़र के फील्ड में, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि हमने अपने और क्रिस्टलाइज़र्स में देखा था कि और क्रिस्टलाइज़र्स में ज़्यादातर हमारे जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो हमारे एजिटेटर या फिर रोटेटिंग शाफ्ट वगैरह रहते हैं, लेकिन इस टाइप के इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत अच्छा क्रिस्टलाइज़र माना जाता है। इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर हमारा एक वर्टिकल सिलिंड्रिकल वेसल होता है जिसका बॉटम कॉनिकल शेप का होता है, कॉनिकल शेप का होता है। और साथ ही साथ इसमें हमारे एक सर्कुलेटिंग पंप भी लगा रहता है जिसका काम होता है मेनली हम हमारे फीड सॉल्यूशन को ऊपर की तरफ टॉप की तरफ पंप अप करना। और साथ ही साथ इसमें हमारा एक वर्टिकल ट्यूबलर हीटर भी लगा रहता है जिसका मेन फंक्शन हमारा रहता है हमारे फीड सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करना। मतलब फीड सॉल्यूशन जो हम इसके अंदर एंटर कराते हैं उस फीड सॉल्यूशन को मेनली कंसंट्रेट करना, उसके सॉल्वेंट पार्ट को एवेपरेट करना। ठीक समझ में आ गया इतना आपको? तो अब तक यहाँ तक हमने जितना भी समझा है उसको मैं आपको पॉइंट में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र इज़ अ सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइज़र। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र बहुत ही ज़्यादा सिंपल और एक क्रिस्टलाइज़र के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एडवांस क्रिस्टलाइज़र है, ठीक है। इट डज़ नॉट कंटेन एनी मूविंग पार्ट्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं रहता। मूविंग पार्ट से मतलब है कि कोई एजिटेटर या फिर रोटेटिंग शाफ्ट वगैरह कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ टॉल वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल विद अ कॉनिकल बॉटम। इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर एक टॉल वर्टिकल सिलेंड्रिकल टाइप का वेसल प्रेजेंट रहता है और जिसका कोन शेप का बॉटम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट अ सर्कुलेटिंग पंप विच मेनली पंप्स अप आवर फीड सॉल्यूशन टू द टॉप ऑफ द क्रिस्टलाइज़र। इसमें हमारा एक सर्कुलेटिंग पंप भी लगा रहता है जिसका मेनली काम होता है, मेनली वर्क होता है, जो हम फीड सॉल्यूशन को इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर एंटर करा रहे हैं उस फीड सॉल्यूशन को लेकर टॉप की तरफ ऊपर की तरफ उसे पंप अप करना, उसे ऊपर की तरफ फेंकना, इस पंप का मेनली ये काम रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, अ वर्टिकल ट्यूबलर हीटर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दी क्रिस्टलाइज़र फॉर जनरेटिंग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। साथ ही साथ इसमें हमारा एक वर्टिकल ट्यूबलर हीटर भी प्रेजेंट रहता है जिसका मेनली वर्क होता है हमारा फीड सॉल्यूशन को कंसंट्रेट बनाना मतलब उसमें से सॉल्वेंट के पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एवेपरेट करना, ठीक है। तो जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से सॉल्वेंट का पार्ट हमारा एवेपरेट होगा वो सॉल्यूशन हमारा उतना ही कंसंट्रेट, उतना ही गाढ़ा बनेगा, ठीक। उसके बाद मैं अब आपको इसके डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ और वहाँ जाकर आपको इसको पिक्चर फॉर्म में अच्छे से और एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हो हम वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र के डायग्राम की तरफ आ चुके हैं। ये है पूरा वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र इस टाइप का, ठीक है। ये रहा आपका वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये रहा इसका कॉनिकल कोन शेप का बॉटम, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका फीड इनलेट, यहाँ से आपका फीड को एंटर कराया जाता है, और ये लगा हुआ है यहाँ पे पंप, सर्कुलेटिंग पंप। जिस पंप की हम बात कर रहे थे, इस पंप का मेन काम क्या रहता है, मेन वर्क क्या रहता है, फीड सॉल्यूशन को सक कर कर खींच कर इसको ऊपर की तरफ फेंकना, टॉप की तरफ फेंकना, ठीक है। तो इसका ये वर्क हो गया पंप का हमारा। ये यहाँ पर आ गया हमारा वर्टिकल ट्यूबलर हीटर। वर्टिकल ट्यूबलर हीटर का मेन वर्क मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जो फीड सॉल्यूशन यहाँ से आ रहा है, उस फीड सॉल्यूशन को ये कंसंट्रेट करने का काम करेगा। उसमें से सॉल्वेंट की मात्रा को एवेपरेट करेगा, और सॉल्यूट सॉल्यूशन को, ज़्यादा गाढ़े सॉल्यूशन को हमारे इस क्रिस्टलाइज़र टैंक में पहुंचाएगा, इस क्रिस्टलाइज़र वेसल में पहुंचाएगा। ये आपका इधर की साइड यहाँ से हमारे क्रिस्टल्स फॉर्म होकर यहाँ से आपके निकलते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन है हमारी, सेंट्रीफ्यूगल ट्रब है, जहाँ पे हमारे क्रिस्टल्स का मैग्मा टाइप का उसमें आता है, इसमें गिरता है, और क्रिस्टल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होती है इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन की हेल्प से, और हमें क्रिस्टल प्रोडक्ट्स यहाँ से मिल जाते हैं। और बाकी क्रिस्टल्स बनते टाइम जो हमारा एक्स्ट्रा, जो एक तरीके से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मैग्मा वगैरह उसमें जो रह जाता है, वो मदर लिक्विड उसको हम बोलते हैं, वो मदर लिक्विड यहाँ से निकल कर वापस इसमें हम सर्कुलेट करा देते हैं। वापस जब इसमें हम इसको सर्कुलेट करा देते हैं, तो यहाँ से आके फिर से ये प्रोसेस हमारी इसी तरह से रिसाइकिल होती रहती है, इसी तरह से हमारी वापस वापस कंटिन्यू चलती रहती है, और हमारे क्रिस्टल्स फॉर्म्ड होते रहते हैं। ये आपका जो टॉप पे दिया हुआ है, ये वेरोमेट्रिक कंडेंसर है। इसका काम मेनली जो रहता है हमारा, इस पूरे क्रिस्टलाइज़र के अंदर वैक्यूम को मेंटेन करना, ठीक है। वैक्यूम को मेंटेन करने का काम इस बैरोमेट्रिक कंडेंसर का मेनली रहता है। तो ये थी हमारी इस वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र की पूरी वर्किंग। उसके बाद मैं आपको इसको इसको भी पॉइंट में रिप्रेजेंट करके दे देता हूँ, किस तरह से आप इसको एग्ज़ाम में लिख कर आओगे, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बता देता हूँ। तो यहाँ हमने इसकी वर्किंग को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया है। मैं आपको इसको एक एक करके पढ़ के समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, द फीड सॉल्यूशन इज़ एंटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्रिस्टलाइज़र। मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र में सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, फीड सॉल्यूशन को एंटर कराना। तो बॉटम से नीचे की साइड से फीड सॉल्यूशन को हम एंटर कराते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, देन विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग पंप द फीड सॉल्यूशन विल गोज अप एंड एंटर इनटू द ट्यूबलर हीटर वेयर इट गेट्स कंसनट्रेटेड। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फीड सॉल्यूशन को एंटर कराने के बाद उसके आगे ही, थोड़ी सी आगे बढ़ के ही हमारा पंप लगा रहता है, जो क्या करता है, फीड सॉल्यूशन को सक करके उसको लेकर पंप अप कर देता है ऊपर की तरफ, और उसको ट्यूबलर हीटर में एंटर करा देता है, एंटर करवा देता है। वहाँ पे वो हमारा जो सॉल्यूशन है, फीड सॉल्यूशन है, वो कंसनट्रेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कंसनट्रेट होने के बाद हमारा ऊपर जाकर, उसी से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, क्रिस्टलाइज़र वेसल, उसमें वो एंटर कर जाता है। तो अगला पॉइंट यही है, देखिए, आफ्टर दैट द कंसनट्रेटेड फीड सॉल्यूशन एंटर्स इनटू द सिलेंड्रिकल वेसल वेयर इट गेट्स स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू द मैग्मा। तो मैंने आज जैसे कि आपको बताया कि जो क्रिस्टलाइज़र का जो वेसल होता है, मतलब सिलेंड्रिकल टाइप का, उसमें वो एंटर करता है, वहाँ उसमें एंटर करते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्मा में। मैग्मा, उसके बाद मैग्मा जो है विल कम्स आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्रिस्टलाइज़र इनटू द सेंट्रीफ्यूगल ट्रब वेयर द क्रिस्टल्स फॉर्मिंग टेक प्लेस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायग्राम में दिखाया था, वो साइड में, वेसल के साइड में जो जा रहा था एक टब, जो सेंट्रीफ्यूगल टब था, उसमें मैग्मा आके गिर रहा था। जब मैग्मा उसमें आके गिर रहा था, तो उसमें क्रिस्टल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही थी, उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशंस बन रही थी, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल है, वो उसका नेचर कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल है, वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप की मशीन है, उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे थे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, द मदर लिक्विड इज रिसाइकल टू द डाउन पाइप। उसके बाद जो हमारा, मैंने बताया था कि एक्सेस अमाउंट जो हमारा रहता है, उसमें जो हमारा मैग्मा प्रोड्यूस हो जाता है, वो मैग्मा हमारा फिर से निकल के आके
उसमें रिसाइकिल कर दिया जाता है डाउन पाइप के थ्रू, और इस तरह से ये पूरी साइकिल हमारी सर्कुलेट करती रहती है और क्रिस्टल्स फॉर्म्ड होते रहते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक हमारा वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब लास्ट जो चीज़ बची है वो आपकी इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो हम चलते हैं उस इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो ये रहे आपके वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला इसका एडवांटेज है, वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स। ये इसकी सबसे खास बात है कि वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र जो है लार्ज क्रिस्टल्स, बड़े बड़े क्रिस्टल्स को फॉर्म करने के लिए स्टार्ट किया, मतलब उसको यूज़ किया जाता है बड़े बड़े क्रिस्टल्स को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, इट इज़ ईजी टू ऑपरेट ड्यू टू इट्स फुली ऑटोमेटिक फंक्शंस। इसको ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है इसके फुली ऑटोमेटिक फंक्शंस के कारण। उसके बाद हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस पर। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है, इट रिक्वायर्स लार्ज फ्लोर एरिया फॉर सेटअप। ज़ाहिर सी बात है, आपने इसका जो डायग्राम देखा था तो डायग्राम देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें जब इतने सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स इसमें लगे हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड करता होगा। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता रहती है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा लास्ट डिसएडवांटेज है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स हाई पावर कंजप्शन। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था कि जब इसमें पंप लगा हुआ है और ट्यूबलर हीटर लगा हुआ है और सेंट्रीफ्यूगल मशीन लगी हुई है, कई सारी इसमें चीज़ें लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हाई पावर कंजप्शन भी खर्च हो, बहुत ज़्यादा हाई पावर कंजप्शन इसके लिए रिक्वायर्ड होती होगी। ठीक है, तो ये आपके पूरा आज का पार्ट 3 स्वेंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइज़र और वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।